चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में आज पढ़ेंगे। अर्धचालक मुख्य है इस चैप्टर में और उसी से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाई जाती हैं उनके बारे में और कुछ सरल सर्किट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ युक्तियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले फ्लेमिंग ने डायोड का आविष्कार किया था और उसके बाद फिर ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इस तरह की बहुत सारी युक्तियाँ जो तापायनिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर काम करती थी, तो बहुत समय तक इनका उपयोग होता रहा। बाद में जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना सामने आई तो उसके आधार पर बहुत सारी युक्तियाँ बनी। इसमें अर्धचालकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी सहायता से पीएन डायोड, ट्रांजिस्टर, इस तरह की बहुत सारी युक्तियाँ बनाई गई। अर्धचालक पढ़ने के पहले हम बैंड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना इसके आगे समझ में नहीं आएगा। अगर आप अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो बैंड थ्योरी को समझना अनिवार्य है, वरना सिर्फ रटना रह जाएगा। बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि समझ में नहीं आता, पूरा सिद्धांत समझ में नहीं आता। तो जितना समझ में आता है उतना लेकर के चलिए। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक इस प्रकृति के रहस्य को पूरी तरह से उद्घाटित नहीं कर पाता। सिद्धांत घटनाओं को और क्रियाओं को समझने का तरीका होता है और हम जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे समझ में आएगा। तो आप कोशिश करें समझने की, जितना समझ में आता है उसी को आधार मान करके आगे बढ़ें, तो रटने से आप बच जाएंगे। बैंड थ्योरी क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में हमने देखा कि परमाणु 3 तरह के मौलिक कणों से बना होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इनकी ऊर्जा अलग अलग होती है, यानी अलग अलग ऊर्जा स्तर में ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब हम एक स्वतंत्र परमाणु की कल्पना करते हैं तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर में रहते हैं और इन ऊर्जा स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें परमाणु कई परमाणुओं से घिर जाते हैं, कई परमाणुओं से घिरे होते हैं। ऐसी स्थिति में परमाणुओं के ऊर्जा स्तर प्रभावित होते हैं और उसमें सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर है वो प्रभावित होता है। इसी को हम समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से बैंड थ्योरी बनी। हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं, सिलिकॉन परमाणु का उदाहरण लेकर चलते हैं। सिलिकॉन परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है 2, 8, 4, यानी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 4। ऑर्बिटल सिद्धांत के आधार पर अगर इसको लिखें तो 1s2, 2s2p6, 3s2, 3p2,
इस तरह से ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। अब इसमें देखिए, इस चित्र में जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग अलग स्थितियों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाया गया है, ये परमाणुओं के बीच की दूरी, अंतरा परमाणविक दूरी और ऊर्जा स्तर के बीच का ग्राफ है। इसमें देखिए आर्थी दूरी जो है वो परमाणुओं के बीच की अधिक दूरी है, जिस दूरी पर सभी ऊर्जा स्तर अलग अलग हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। आर्थी दूरी यानी परमाणुओं के बीच का जो गैप है जब बहुत अधिक होता है, उस स्थिति में उनके सभी ऊर्जा स्तर सुरक्षित होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम बाईं तरफ बढ़ते हैं और अंतरा परमाणविक दूरी को कम करते हुए देखते हैं। जब हम R2 स्थिति में आते हैं, यानी परमाणुओं के बीच की दूरी और कम हो गई, उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऊर्जा स्तर है वो विकृत होना शुरू होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि S का स्तर और P का स्तर दोनों मिल गए हैं और दूरी अगर हम कम करें, यानी R1 पर जब हम पहुँचेंगे तो ये एक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाएगा पूरा। यानी इसमें हैं तो विभिन्न ऊर्जा के स्तर, लेकिन इतना पास हैं, इनके बीच का गैप इतना कम है कि इसको हम बैंड की तरह मानते हैं। यानी इस टाइप से ये अनेक ऊर्जा स्तरों का समूह ही बैंड कहलाता है। तो ये R1 जो दूरी है, इस स्थिति में ये पूरा जो हमारा आउटर ऑर्बिट का ऊर्जा स्तर है वो मिल गया है और इस तरह से ये एक ऊर्जा का बैंड बन गया है, ऊर्जा क्षेत्र का बैंड बन गया है। ये ऊर्जा बैंड को इसको समझिएगा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं छुपी हुई है। हम ऊर्जा स्तर जानते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर, उसके ऊपर जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है उसको हमने इस तरह से पैरेलल रेखाओं के द्वारा दर्शाया है। तो ये अनेक ऊर्जा स्तरों का क्षेत्र है जिसको हम बैंड कहते हैं। इसके बाद जब परमाणुओं के बीच की दूरी अपने साम्य दूरी को प्राप्त कर लेती है, यानी परमाणु अस्थायी हो जाता है, जब आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा अस्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है, उस समय जो अंतरा परमाणविक दूरी होती है उसी को हम साम्य दूरी कहते हैं। तो जब ये दूरी R0 हो जाती है, उस स्थिति में ये जो ऊर्जा का बैंड है ये दो ऊर्जा बैंडों में विभक्त हो जाता है। एक ऊर्जा का बैंड प्राप्त होता है जिसका स्तर कम होता है और एक ऊर्जा का क्षेत्र या ऊर्जा का बैंड प्राप्त होता है जिसका स्तर ऊपर होता है। जो नीचे स्तर का बैंड है उसको हम संयोजी बैंड कहते हैं और जो ऊपरी स्तर का बैंड होता है उसको हम चालन बैंड कहते हैं। इसके ऊर्जा का जो मान होता है उसको इसी के द्वारा, और जो संयोजी बैंड के ऊर्जा का स्तर होता है उसको हम EV द्वारा डिनोट करते हैं। और इनके बीच का जो गैप होता है, यानी इनकी ऊर्जाओं में जो अंतर होता है उसको हम वर्जित अंतराल कहते हैं। इसको हम EG से डिनोट करते हैं। यानी एनर्जी गैप है ये वैलेंसी बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड के बीच जो गैप है उसी को हम एनर्जी गैप या वर्जित अंतराल कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारी तीसरी कक्षा है वो पूरी तरह से भरी हुई नहीं है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन आते ही हैं। p ऑर्बिटल में देखें तो p में कितने आते हैं, 6 आते हैं, और इसमें 2 ही हैं, यानी 4 खाली है। तो अगर हम ये मान लें कि परमाणु n परमाणुओं से घिरा हुआ है या n परमाणुओं से इंटरेक्ट हो रहा है, उस स्थिति में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊर्जा स्तर होंगे वो 8n होंगे। देखिए एक में 8 हो रहा है तो n में 8n हो जाएगा। अब 8n में ये 8n का स्तर होगा ये पूरा, तो इसमें जो चालन बैंड होगा वो 4n का होगा, और जो हमारा कंडक्शन बैंड होगा, वैलेंसी बैंड होगा वो 4n का होगा। ये कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड। तो ये 4n भरा होगा और 4n खाली होगा, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निम्न ऊर्जा स्तर में होंगे, संयोजकता बैंड में होंगे, और ये खाली होगा। तो इस तरह से ये 2 तरह के बैंड बनते हैं। इसी को हम बैंड थ्योरी कहते हैं। इसी के आधार पर हम अर्धचालकों की जो क्रिया विधि है उसको हम आसानी से समझा सकते हैं। अब आइए हम अर्धचालक की बात करेंगे। पदार्थों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत सुगमता से बह सकती है उसको हम चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। कुचालक हम उनको कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं होता। और तीसरा एक स्तर होता है जिसे हम अर्धचालक कहते हैं, जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता, यानी अर्धचालक और कुचालक के बीच की अवस्था होती है। इनको हम बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे समझ सकते हैं। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि धातुओं में चालन कैसे होता है, विद्युत का मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। वो चीज़ आज इस बैंड थ्योरी के आधार पर समझ में आएगी। चालन बैंड उसका नाम इसीलिए पड़ा है कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन हैं तो वो विद्युत का प्रवाह उसमें हो पाएगा, इसीलिए उसको हम चालन बैंड कहते हैं। जो संयोजकता बैंड होता है वो वास्तव में परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनाने के लिए होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग लेते हैं, इसलिए उस बैंड का नाम संयोजकता बैंड पड़ गया है। तो यहाँ पर 3 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति होती है चालक की। चालक में जो संयोजकता बैंड होता है और जो चालन बैंड होता है वो दोनों मिले हुए होते हैं, यानी जो एनर्जी गैप होता है, वर्जित अंतराल होता है, वो शून्य होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो अच्छे चालक होते हैं उसमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड ओवरलैप किए हुए होते हैं। यहाँ देखिए ये आपका चालन बैंड हो गया और ये हो गया आपका संयोजकता बैंड। तो ये जो है पूरी तरह से भरा होता है और इसके इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या पर्याप्त होती है। यहाँ पर स्थिति ये होती है, ये जैसे आपका संयोजकता बैंड हो गया
और ये आपका चालन बैंड हो गया। यहाँ देखिए ये जो क्षेत्र है ये कॉमन है दोनों में, यानी ओवरलैपिंग की स्थिति। यानी जब वर्जित अंतराल हमारा शून्य हो या दोनों बैंड ओवरलैप हों, उस स्थिति में संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चालन बैंड में पर्याप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से विद्युत का प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी स्थिति होती है कुचालक की। कुचालक जो होते हैं उसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ये गैप होता है Eg, ये बहुत अधिक होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। ये आपका चालन बैंड हो गया और ये आपका संयोजकता बैंड हो गया। तो ये गैप इतना अधिक होता है कि हम किसी भी तरह से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे करके चालन बैंड में नहीं पहुंचा सकते। यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इसमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को हम कुचालक की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है जिसको हम अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो न तो बहुत अधिक होता है और न बहुत ही कम होता है। ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम का होता है। कुछ ऐसे भी अर्धचालक होते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का भी एनर्जी गैप होता है इन दोनों बैंड में। जैसे जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही होता है। तो इसमें सामान्य स्थिति में तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते, लेकिन यदि हम किसी माध्यम से संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दें तो ये इस गैप को पार करके उच्च ऊर्जा स्तर में चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। यानी चालन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और विद्युत का चालन उसमें होने लगेगा। यानी 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, लेकिन सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। तो ये एक बीच की अवस्था है, कुचालक और सुचालक के बीच की स्थिति। इसको हम अर्धचालक की स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहे हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं। अगर इतना भी समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अब हम मुख्य रूप से अर्धचालक पर फोकस होंगे। अर्धचालक के 2 प्रकार होते हैं। पहला शुद्ध अर्धचालक, इसको आंतर अर्धचालक भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये चौथे ग्रुप के जो सदस्य हैं, चौथे ग्रुप के जो तत्व हैं वो अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन।
इसमें चूँकि शुद्ध रूप में है इसीलिए इसका नाम शुद्ध अर्धचालक पड़ गया है। अब इसमें किस तरह से चालकता का गुण प्रदर्शित होता है, इसमें देखिए मान लीजिए हम जर्मेनियम का उदाहरण ले रहे हैं, तो जर्मेनियम का जो प्रत्येक परमाणु होता है वो 4 परमाणुओं से घिरता है और उनसे सहसंयोजी बंध बनाता है। जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये 4 जर्मेनियम परमाणुओं से साझा करेगा इलेक्ट्रॉनों का, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक ये दिया, ये दिया, ये दिया, इस तरह से इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसी तरह से ये भी करेगा, इसी तरह से ये करेगा, इसी तरह से ये भी करेगा, ये आगे श्रृंखला चलती चली जाएगी। अब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहे हैं। 0 डिग्री केल्विन पर अगर हम देखेंगे तो ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब इसका एनर्जी गैप होता है, Eg का मान होता है। इस स्थिति में ये चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में है। लेकिन जब ताप बढ़ाया जाता है, सामान्य कमरे के ताप पर भी, यानी ऊष्मीय प्रक्षोभ की स्थिति में, यहाँ होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस बंध से अलग हो जाते हैं, यानी सहसंयोजी बंध टूटता है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन टूटता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको हम इलेक्ट्रॉन रिक्तियाँ कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, संयोजकता बंध टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिक्ति, इसको हम वीवर या होल कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही माना जाता है, इसलिए ये धन आवेशित छिद्र कहलाते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बना और ये एक होल बना और ये दोनों जो है ये विद्युत चालन के लिए काम करते हैं, यानी चार्ज कैरियर्स ये बन जाते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध के टूटने से बनता है, यानी इसको इतनी एनर्जी मिलती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर होल बनेगा, यहाँ पर ये जो होल है ये यहाँ बना और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता बैंड में होल्स की गति और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो इस तरह के जो अर्धचालक हैं उनको हम शुद्ध अर्धचालक या आंतर अर्धचालक कहते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरे तरह के जो अर्धचालक होते हैं जिनको हम अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कहलाते हैं, बाह्य अर्धचालक। ये जो अर्धचालक बनाए जाते हैं इसमें जब हम अशुद्धि मिलाते हैं, जब हम इसमें किसी अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तब बाह्य अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक बनता है। इसमें 2 तरह के अर्धचालक बनते हैं। इसमें एक बनता है एन टाइप अर्धचालक बनता है, दूसरा पी टाइप बनता है। पहले हम एन टाइप देखते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक तब बनता है जब हम चौथे ग्रुप के शुद्ध अर्धचालक में हम 5वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। चौथे ग्रुप में किसकी अशुद्धि मिलाते हैं? 5वें ग्रुप के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया, इनको हम मिला सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एंटीमनी मिलाया Sb, तो ये एंटीमनी का जो परमाणु है ये 4 जर्मेनियम परमाणुओं से घिरेगा। अब देखिए एंटीमनी 5वें ग्रुप का सदस्य है, 5वें ग्रुप के
किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5वें ग्रुप के किसी तत्व की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा, 4-4 का, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एंटीमनी का बच जाएगा। यहाँ देखिए एंटीमनी के ये 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ सहसंयोजी बंध बनाने के लिए प्रयोग में आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री बचेगा। मतलब एक जो एंटीमनी का परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरह से जितने परमाणु होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये आपका संयोजकता बैंड हो गया और ये हो गया आपका चालन बैंड हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं ये जिसकी हम अशुद्धि मिलाए हैं वो दे रहा है, इसलिए इसको हम दाता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दाता के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन है। इनका एक अलग ऊर्जा स्तर होता है जो चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। चालन बैंड के ठीक नीचे इनका ऊर्जा स्तर होता है जिसको हम दाता स्तर कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दाता स्तर। यानी ये चालन बैंड के थोड़ा सा नीचे एनर्जी लेवल पर होते हैं जिससे ये आसानी से चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के चालन बैंड में पहुंचते ही ये चालकता का गुण प्रदर्शित करने लगेगा। इसके अलावा संयोजकता बंध टूटने से जो होल इसमें बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे उनके कारण तो कुछ न कुछ चालकता होगी ही। तो इसमें इस तरह की ये पुनरावृत्ति होती रहती है। एक परमाणु को आप समझ जाएंगे, बाकी इसी तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये जर्मेनियम से लिए गए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये एंटीमनी से लिए गए हैं और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इसमें जो है जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण होता है। मतलब इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ जो उसमें प्रक्षोभों से जो संयोजी बंध टूटते हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन और होल का निर्माण होता है, तो कुछ होल्स भी उसमें बनते हैं। लेकिन इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो बहुसंख्यक चार्ज कैरियर्स होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्पसंख्यक या मिनॉरिटी में होल्स होते हैं। तो इस तरह से आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझा सकते हैं। दूसरा होता है इसमें जिसको हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक तब बनता है जब हम चौथे ग्रुप के तत्व के साथ तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। चौथे ग्रुप के तत्व के साथ हम तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने जर्मेनियम के साथ बिस्मथ मिला दिया। क्या मिला दिया? बिस्मथ मिला दिया। अब ये तीसरे ग्रुप का है बिस्मथ। बिस्मथ के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिस्मथ के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो साझे के रूप में दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन साझे के रूप में दे दिया। अब यहाँ देखिए जर्मेनियम के 4 परमाणु
इससे जुड़ेंगे। अब ये जर्मेनियम के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बिस्मथ दिया और एक जर्मेनियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक जर्मेनियम दिया एक बिस्मथ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बिस्मथ दिया एक जर्मेनियम। यहाँ पर जर्मेनियम तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन अब बिस्मथ के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देने के लिए। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर कमी महसूस होगी। इसको हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल कहेंगे। तो इसमें जो है अशुद्धि के अनुपात में होल्स का निर्माण होता है, और इस होल को भरने के लिए बगल वाले सहसंयोजी बंध के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वो इसको भरेगा, वहाँ पर होल बन जाएगा। उस होल को भरने के लिए उसके बगल का कोई सहसंयोजी बंध टूटेगा और वो होल भर जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के अर्धचालक में होल्स गति करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसको भरते रहते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स में भी गति होती रहती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते रहते हैं। तो इसमें अगर हम बैंड थ्योरी लगाएं, ये आपका संयोजकता बैंड हो गया और ये आपका चालन बैंड हो गया। इसमें जो यहाँ से यहाँ पर जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो जो होल्स बनते हैं, होल्स का एक ऊर्जा स्तर होता है। होल का क्या होता है? एक ऊर्जा स्तर होता है। इसको हम ग्राही स्तर बोलते हैं। यानी ये जो होल्स का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उसका एक ऊर्जा स्तर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्राही स्तर बोलेंगे। इस ग्राही स्तर को भरने के लिए ये संयोजी बंध टूटते हैं, संयोजी बंध टूटते हैं। और जब यहाँ कोई संयोजी बंध टूटेगा तो यहाँ पर बीवर बनेगा, होल बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो इसका जो गैप है ये कम होगा। पहले इतना गैप था, अब इतना रह जाएगा, तो इसको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कम एनर्जी को ये प्राप्त करके चालन बैंड में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इसमें कुछ मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन चालन बैंड तक पहुंचते हैं, और ये जो होल्स की गति है ये होती रहती है। इसको भरने के लिए सहसंयोजी बंध टूटते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन वहाँ आते रहते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और कुछ मात्रा में इसमें मिनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। तो इस तरह से जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। तो इस चैप्टर की जो पूरी चीज़ें हैं वो सभी पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों के सिद्धांत पर ही आधारित हैं। इनको जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी समझ में आएगा आगे। एन प्रकार के अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिसमें हम चौथे ग्रुप में 5वें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मिनॉरिटी कैरियर्स अल्पसंख्यक इसमें होल्स होते हैं। और जब चौथे ग्रुप के किसी तत्व के साथ हम तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स बहुसंख्यक होल्स होते हैं, बीवर धन आवेशित छिद्र होते हैं, और मिनॉरिटी अल्पसंख्यक के रूप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस तरह से ये चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। अब देखिए इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अर्धचालकों में धारा प्रवाह, मान लीजिए ये कोई अर्धचालक है
अब ये अर्धचालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ मात्रा में इसमें होल्स भी होंगे, होल्स यानी धनावेशित छिद्र, और इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ये किसी बैटरी से इसका कनेक्शन कर दें तो क्या होगा, जब हम कुंजी ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरफ मूव करेंगे, प्लस धन प्लेट की तरफ, और जो ये बीवर हैं, होल्स हैं, ये होल्स हैं एच से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ई से। ये जो होल्स हैं ये इधर मूव करेंगे, जो होल्स हैं इधर गति करेंगे, ये ऋण प्लेट की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से एक धारा इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण बहेगी, और एक धारा होल्स के मूवमेंट के कारण बहेगी। तो इसको हम लिखते हैं, जो हमारी टोटल धारा होगी वो आई ई प्लस आई एच। तो ये आप एक रिलेशन याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। आपको याद होगा जब हम धारा पढ़ रहे थे, धारा में अनुगमन वेग पढ़ रहे थे, उस समय धारा का एक सूत्र निकाला गया था, I बराबर n e v d a। ये सूत्र याद होगा, जहाँ v d अनुगमन वेग है, यानी जब हम बैटरी लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसको हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो n जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, और A जो है उस चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसके लंबवत काट का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर जैसे हम मान लें कि इसकी जो एरिया है, ये इसकी जो एरिया है अनुप्रस्थ काट की, यानी उसको हम A मान रहे हैं। यानी इसी सूत्र को आपको होल्स के लिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए लागू करना है। मतलब इस अर्धचालक में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ni है और होल डेंसिटी Nh है, तब I का मान क्या होगा, Ne, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो वही होगा E, यहाँ पर हम लिख देते हैं Ve और ये A। और इसी तरह से होल्स की जो धारा होगी IH, वो यहाँ NH लिखेंगे, NH यानी होल्स का घनत्व। और होल में कितना आवेश होगा, उतना ही आवेश होगा जितना इलेक्ट्रॉन में होता है, क्योंकि वो होल्स जो है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। यहाँ पर हम VH लेंगे, ये जो है होल्स का अनुगमन वेग है, V क्या है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, ये जो है उस चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। तो टोटल जो धारा होगी क्या हो जाएगी, यहाँ हम मान रख देंगे, यानी NE VEA प्लस NH VHA। इसमें हम E और A कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, NE VE प्लस NH VH। तो I का एक सूत्र ये निकलता है, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर होता है V/R, I बराबर होता है V/R। और R का मान आपने देखा होगा लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आप विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे थे तो उस समय R का मान क्या निकला था, रो इंटू कैपिटल L/A। L यहाँ हम लंबाई ले रहे हैं, इसकी लंबाई ले रहे हैं चालक की, A उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, तो R का मान हो जाएगा रो L/A
ए। अगर आर का मान हम यहाँ रख दें तो आई बराबर क्या आएगा, भी बटे रो एल बटे ए। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, भी बटे एल, भी बटे एल इंटू ये ए ऊपर चला जाएगा और रो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हर स्टेप को समझना है तब मज़ा आएगा पढ़ने में। अब भी बटे एल क्या है, ये एल दूरी में लगाया गया आरोपित विभवांतर है और एकांक लंबाई के साथ जो विभव पतन होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर होता है भी बटे एल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए अपान रो। ये एक दूसरा समीकरण बन जाता है। तो आई के लिए ये है, आई के लिए ये भी है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों को अगर हम बराबर कर दें, इसका राइट साइड और इसका राइट साइड, उसका पहले लिखते हैं कैपिटल ई ए अपान रो इक्वल टू ई ए इंटू एन ई भी प्लस एन एच भी एच, ये हो जाता है। अब इसमें देखिए ये ए और ए कट जाता है, ए कट जाता है। इधर हम क्या करते हैं, रो को बचा लेते हैं और ये ई बटे कैपिटल ई एन ई भी ई प्लस एन एच भी एच। अब देखिए एक बटे रो क्या है, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, और उसका इन्वर्स क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो अपोजिट होता है उसको हम विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। तो इस तरह से सिग्मा बराबर ई। इसमें एक काम और करते हैं, ये जो कैपिटल ई है तीव्रता, उसको हम अंदर ले जाते हैं। ये हर स्टेप समझेंगे तो इस तरह से कर दिया। ये कैपिटल ई को हम अंदर ले गए हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एन ई, ये भी बटे ई, भी ई बटे ई, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू ई, और यानी एच इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू एच। अब यहाँ म्यू ई क्या है और म्यू एच क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन और होल्स की गतिशीलता कहलाती है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और होल्स की गतिशीलता, मोबिलिटी। तो इस तरह से हम ये समीकरण निकाल सकते हैं। इसमें इसको हम शुद्ध अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के लिए हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत नहीं लिखना है, इसमें आपको थोड़ा सा करना है। जैसे मान लीजिए शुद्ध अर्धचालक है, इंट्रिंसिक टाइप। शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं होती, उसमें जितने संयोजी बंध टूटते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और उतने ही होल पैदा होते हैं। यानी उसमें एन आई का मान और एन एच का मान दोनों बराबर होता है। इसको हम लिख देते हैं एन आई। तो ये क्या हो जाता है आपका सिग्मा ई इंटू एन आई म्यू ई प्लस एन आई म्यू एच। अब इसमें एन आई दोनों में आएगा, ऐसा लिखा रहने दें, या एन आई कॉमन भी ले सकते हैं, एन आई कॉमन भी ले सकते हैं। ई एन आई
इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। तो ये थोड़ा सा दिमाग की कसरत के लिए ज़रूरी है, अगर आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं। तो ये एक समीकरण निकल आता है। अगर आप एन टाइप के लिए इस समीकरण को लिखना चाहते हैं तो एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है, उसमें होल्स का घनत्व तो नगण्य होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम होल्स वाला पद खत्म कर देते हैं। होल्स अगर नगण्य हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो होल्स को हम ख़त्म कर देंगे। तो इसमें सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एन ई म्यू ई। बस, चाहे तो इसको आप कैपिटल भी एन लिख सकते हैं या ऐसे लिखा रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यदि हम पी टाइप के लिए इसको लिखना चाहते हैं तो पी टाइप में आपने देखा कि उसमें मेजॉरिटी होल्स की होती है। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है, यानी होल्स का जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व नगण्य होगा। तो इसको हम छोड़ देंगे। तो इसमें सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, ई इंटू एन एच म्यू एच। ये तो इस तरह से यहाँ तक हमने शार्ट में सेमीकंडक्टर को समझाने की कोशिश की है। इसको एक दो बार देखेंगे इस वीडियो को, तो जो बेसिक है आपका बैंड थ्योरी थोड़ा सा समझ लीजिए, और उसके बाद कैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक की स्थिति अलग अलग होती है और कैसे अर्धचालक बनते हैं, और अर्धचालक में ख़ास तौर से किस तरह से अशुद्ध अर्धचालक बनते हैं, उसमें एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे जब हम पी एन डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।